नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। राजस्थान की 12 सीटों के ऊपर वोटिंग हुई है और लगातार कल रात से ही इस बात पर बातचीत हो रही है कि वोटिंग परसेंट 2019 के मुकाबले कम रहा है। हमारे साथ राजस्थान से पत्रकार निर्मल पारीक हैं और हम उनसे समझेंगे कि जो वोटिंग का ट्रेंड है राजस्थान में, वो किस किस्म का रहा कल 2019 के मुकाबले, उसमें किस किस्म के बदलाव देखे गए। और कल दिन भर खबरें भी आती रही तपिश की, यानी कि आपस में कार्यकर्ताओं की भिड़ंत की। नागौर, चूरू, सीकर, हर जगह से ऐसी खबरें आई कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की आपस में भिड़ंत हुई है। कुछ बड़े नेताओं के सर भी फूटे हैं। निर्मल, स्वागत है। और आप थोड़ा बताइए कि 2019 में जो वोटिंग परसेंट था और जो 2024 में जो फर्स्ट राउंड में इन 12 सीटों पे जो वोटिंग परसेंट है, उसमें उस नंबर का क्या खेल है सारा? मनदीप भाई, दर्शकों को नमस्कार। सारा खेल राजस्थान में विधानसभा और लोकसभा का वोटिंग परसेंट का जो खेल है वो सिंपल सा है। इसमें मैं मोटा मोटी तो एक ये है कि विधानसभा में अगर वोटिंग परसेंट कम होता है तो कांग्रेस सरकार को फायदा होता है, और वोटिंग परसेंट अगर बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। वैसा ही लोकसभा में कि वोटिंग परसेंट अगर कम है तो कांग्रेस को फायदा है। जैसे कि 2009 की बात करूं मैं, 19 से पहले मैं नौ में 48% था मात्र राजस्थान का, पूरे राजस्थान का 40%। उस समय कांग्रेस सरकार 20 सीटें, कांग्रेस को 20 सीटें मिली थी, भाजपा को 4 सीटें मिली थी। 2009 में 63 के आसपास वोटिंग परसेंट रहा, तो उसमें भाजपा को 25 के 25। 2019 में 66 से ऊपर परसेंट रहा, भाजपा को 25 की 25 सीटें। लेकिन इस बार फिर 58 के आसपास, जो कि 5 पॉइंट 5.5 से कम गिरा है, कम हुआ है वोटिंग परसेंट। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में, और अब कहीं ना कहीं एक एक्सेप्शन बन गया कि इसमें नुकसान भाजपा को ज्यादा हुआ है। अब इस देखने वाली बात ये होगी कि ये इस बात कारण क्या रहे। अब जैसे मैं कल से मैं पता कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ राजस्थान के, मैं खुद जयपुर में था। मैं राजस्थान में चुनाव से पहले लगभग मैं और मेरी टीम ग्राउंड पे थे। हम ऑफिस में कम, ग्राउंड पे ज्यादा थे। लगभग हमने 25 की 25 सीटें कवर की है, कहीं ना कहीं से टच किया है 25 की। तो जनता में इस बार जो निराशा थी, खासकर जो निराशा थी वो किसान बेल्ट में निराशा थी। शहरों में फिर भी एक तबके में जो राम मंदिर का जो इश्यू है, खास धारा 370, और जो बॉर्डर सेफ है, कि हमारे बॉर्डर सेफ है, विदेश में हमारा डंका, इस तरीके के मुद्दे हैं। तो लेकिन गांवों में बहुत निराशा थी। और वोटिंग परसेंट का रुझान देखे तो पूरा, जैसे मैं जयपुर शहर की बात करूं, जयपुर ग्रामीण की बात करूं, तो शहर में अच्छी खासी वोटिंग हुई है, लेकिन जयपुर ग्रामीण में कम हुई है। तो इससे एक मोटा मोटी अंदाजा लग रहा है कि गांव में लोग निराश थे और वोट नहीं डाले। अब वो वोट डाले नहीं, किसको नहीं डाले, और वही मतदाता जब 19 में वोट डाल रहे थे तो वो बम्पर वोटिंग कर रहे थे, 2014 में बम्पर वोटिंग कर रहे थे। तो ये समझना कोई बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जनता और हम सबको भी समझ में आ रहा है कि ये किसका नुकसान है। तो इसमें सीधा सीधा मुझे भाजपा को नुकसान लग रहा है। अब इसमें परसेंटेज की बात करें तो पहले चरण में पिछले बार के 19 से 5.87 के आसपास गिरा है। तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता दिख रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हाँ। करीब 6% वोटिंग परसेंट हम कह सकते हैं कि जो गिरा है, उसमें अगर हम 2019 के मुकाबले 2024 के अगर सीट वाइज भी बताएं तो गंगानगर में 8% के आसपास वोटिंग परसेंट गिरा है, बीकानेर में 5.5% के आसपास गिरा है, चूरू में सबसे कम 2.67%, जो कि करीब 3.3% गिरा है, और झुंझुनू में 10.25% गिरा है, सीकर में 8.5% गिरा है, और जयपुर ग्रामीण में 8.5% गिरा है, जयपुर शहर में 5.25% गिरा है, अलवर में 7% गिरा है, भरतपुर में 6.25% गिरा है, करौली धौलपुर में 6.25% गिरा है, दौसा में करीब 6% गिरा है, और नागौर में 5.25% गिरा है।
तो कहीं ना कहीं ये गिरावट देखी गई। और इस गिरावट में आपका मानना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा और कांग्रेस को फायदा होगा। 2019 में बम्पर वोटिंग राजस्थान से और 25 की 25 सीटें। इसमें एक बात और मैं समझना चाहूंगा कि कल दिन भर खबरें आई, जैसे नागौर में तेजपाल मिर्धा की आई खबर पिटने की, और उसमें रिजपाल मिर्धा को भी देखा गया, हनुमान बेनीवाल। और उसके बाद रात भर भी एक हंगामा चला, बता रहे हैं कि जो हनुमान बेनीवाल है, जो जहां पर वो कुछ हुआ था कुचेरा में, वहां पे कुचेरा 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 वो एक हाँ नगर पालिका है जहाँ के तेजपाल मिर्धा नगर पालिका अध्यक्ष है। तो हाँ। मनदीप, मैं बात करूं, अगर आपने नागौर की शुरुआत की है, तो नागौर में सभी सीटों का गणित अलग है। लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो सभी सीटों का गलत गणित अलग होता है। नागौर में सिंपल सा था इस बार की, दो जाट प्रत्याशी थे आमने सामने। तो मतदाताओं में निराशा थी अपने आप में कि दो, अगर एक ही जाति के, तो उस जाति के लोगों में तो एक बिखराव भी होता है वोटों का और उत्साह भी होता है। लेकिन बाकी जातियों में, क्योंकि राजस्थान में कोई इस बात को नहीं जुटला सकता कि हम कि जाति की पॉलिटिक्स नहीं होती है, तो जनता में जातियों में निराशा थी। अब मिर्धा परिवार नया नया भाजपा ही हुआ है। पहले मिर्धा परिवार पूरा कांग्रेसी था। पिछले चुनाव से, जब से ज्योति मिर्धा गई है, उसके बाद से धीरे धीरे रिचपाल मिर्धा चले गए। उसके बाद तेजपाल मिर्धा को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया। तो अभी वो नया नया भाजपा ही हुआ है। और हनुमान बेनीवाल नए नए कांग्रेसी हुए हैं, जैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। तो जो दोनों के जो कार्यकर्ता है वो भी कंफ्यूज में है। कंफ्यूजन में इसलिए है कि कार्यकर्ता को ये नहीं समझ आ रहा है कि हम किसका सपोर्ट करें, किसका साथ दें, किसका साथ नहीं दें। तो इस बार नागौर में जितना कंफ्यूजन रहा, मेरे हिसाब से किसी भी पहले चरण की 12 सीटों में सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं में जो कंफ्यूजन था वो नागौर में था। तो इसका सीधा सीधा जो कल की जो घटना हुई, वो घटना, अभी आपने कहा कि पिट गए तेजपाल मिर्धा। अगर आपने वीडियो देखा हो, पूरे जो वायरल हुए हैं, जो सोशल मीडिया पे दिन दोपहर से तैर रहे थे, उनमें तेजपाल मिर्धा खुद चांटे लगाते हुए, खुद भीड़ में खुद मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि तेजपाल मिर्धा को अकेला ही पीट दिया गया। उसमें कहीं ना कहीं जो खबरें हैं वो पुख्ता खबर है कि फर्जी वोटिंग की शिकायत थी। और फर्जी वोटिंग की शिकायत थी, तो उसी समय जब फर्जी वोटिंग रोकने की कोशिश की गई हनुमान बेनीवाल के समर्थकों से, तो आपस में उलझे। और वही रिजपाल मिर्धा भी वहीं थे उसी समय, तेजपाल मिर्धा भी वहीं थे। तब जब वो फर्जी वोटिंग रोकने की शिकायत, तो आपस में समर्थकों में लड़ाई हुई और एक जगह पे उसको घेर लिया गया। और जब तेजपाल मिर्धा ने पिटाई शुरू की, तो किसी ने पत्थर फेंक दिया भीड़ में, और उस पत्थर से उनकी चोट लगी, लेकिन मामूली चोट है, ज्यादा चोट नहीं है। उसके बाद में रिजपाल मिर्धा भी पुलिस से भी धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद शाम से जो हनुमान बेनीवाल के समर्थक अभी भी रात तक, देर रात तक वहीं डटे हुए थे कुचेरा थाने के सामने। तो कहीं ना कहीं जो बौखलाहट है बीजेपी में, आपने देखा होगा कि इसमें बीजेपी वाले खुद भी मान रहे हैं। मेरी कल कई बीजेपी के लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस बार हम कई जगह पे कब्जे से चूरू है, तो नागौर से पूरा सटा हुआ इलाका चूरू का है, उससे सटा इलाका झुंझुनू है। तो सारी जो कहीं पूरे राजस्थान में अगर कहीं भी कोई भी घटनाएं सामने आई, तो केवल वो बीजेपी के लोगों से जो कार्यकर्ता है उनके संबंधित घटनाएं सामने आई है। तो इसमें कांग्रेस इस बार या तो मुझे लगता है कि कांग्रेस या तो निराश थे कार्यकर्ता, या एक मान बैठे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कि आएगा तो मोदी। लेकिन जनता इस बार ऐसा कुछ नहीं मान रही थी, मुझे जो लग रहा है। जनता का अलग मूड था, और नागौर में भी जनता का अलग मूड था। किसान आंदोलन का नागौर में भी प्रभाव है। पूरे राजस्थान के जो किसान बेल्ट है, जो ग्रामीण इलाका है, उनमें किसान आंदोलन का प्रभाव है। दूसरा, जनता में एक तरीके से देखा जाए तो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के या आरएसएस के कार्यकर्ताओं में एक जैसे फॉर ग्रांटेड ले लिया जनता को कि वो जाएंगे कहाँ, हमारे ही है। जो पिछली बार दो जो कंफर्ट जोन में रहे, और कांग्रेस रही निराशावादी कि ठीक आएगा तो मोदी। लेकिन जो नेताओं के समर्थकों में जोश रहता ही है, वो स्वाभाविक है। तो इसी तरीके से हनुमान बेनीवाल के समर्थक और ज्योति मिर्धा के समर्थकों ने आपस में झड़प हुई, लेकिन उसका कहीं ना कहीं बौखलाहट है ये, क्योंकि अनुमान और व्यक्तिगत हो गई है। नागौर की लड़ाई पार्टियों से ज्यादा व्यक्तिगत हो गई। कई बार सुना गया कि
रिचपाल मिर्धा को हनुमान बेनीवाल पागल कह रहे हैं, रिचपाल मिर्धा हनुमान बेनीवाल को पागल कह रहे हैं, ज्योति मिर्धा खुद कह रही है कि एक बार मुझे वोट दो, मैं इसको सल्टा दूंगी, इसकी टांग बुला दूंगी। इस तरीके के व्यक्तिगत नागौर में सबसे ज्यादा अगर व्यक्तिगत एक दूसरे पे कहीं प्रत्याशियों में लगे तो वो नागौर थी। तो इस वजह से भी नागौर में आपस में जो दुश्मनी हो गई थी कार्यकर्ताओं में, तो सबसे ज्यादा 12 सीटों में से ज्यादा नागौर में। जी जी निर्मल, और ये हमने देखने को भी मिला। दूसरा एक बात जो तेजपाल मिर्धा की है, आप इतने बड़े कद के नेता, इतने बड़े परिवार से आते हैं, अगर कार्यकर्ताओं में जाके ऐसे मार पिटाई शुरू करेंगे तो उसमें बेशक से आप 10 थप्पड़ मारें, आपके कोई एक कंकर भी आके लगेगा तो लोग तो यही कहेंगे देखो राजा को कंकर लगा। तो खैर उसके अगली बात करें चूरू की। चूरू में भी हमें हीटेड एक हिसाब से इलेक्शन देखने को मिला। कांग्रेस के कार्यकर्ता की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उनका सर फटा हुआ था और वहां पे भी फर्जी वोटिंग, ये फर्जी वोटिंग वाला बड़ा चलता है। वैसे आप चूरू, सीकर का आप कैसे देखते हैं, और झुंझुनू, ये अगर शेखावटी की 3 सीटों की देखें तो इनको आप कैसे देखते हैं कि इन पे वोटिंग परसेंट और साथ में जिस किस्म की खबरें कल आ रही थी, जैसे झुंझुनू में हमें पता है कि जो सुखकरण चौधरी थे उनको ही तू मैं करनी पड़ गई वहां पे, जो पुलिस वालों ने उनसे आई कार्ड वगैरह मांग लिया था। उससे पहले दिन की उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो कह रहे थे कि जो मोदी में राम नहीं देखता वो देशद्रोही है। तो ये इस किस्म की बातें कैसे देखते हैं शेखावटी के इस इलेक्शन को आप? अगर कांग्रेस के लिए कहीं से खुश खबर है तो वो शेखावटी इलाके से है, और पूरा कहा जा रहा है कि शेखावटी इस बार कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है सब। और उसमें कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकर्ता कल से बहुत एक्टिव हैं, और क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा खुद सीकर के रहने वाले प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो कई लग रहा है कि अगर शेखावटी जीतती है तो वो गोविंद सिंह डोटासरा को सीधा सीधा फायदा मिलेगा। और गोविंद सिंह डोटासरा ने शेखावटी में मेहनत भी बहुत की है, तो इस वजह से अगर जिस हिसाब से शेखावटी की कल पोलिंग रही है, तीनों सीटों पर वोटिंग परसेंट गिरा है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये बात तो तय है, इसमें भाजपा वाले भी मान रहे हैं और कांग्रेस वाले भी मान रहे हैं कि फायदा इस बार कांग्रेस को ज्यादा हुआ है। उसमें सीकर सीट की मैं पहले बात करूं तो अमराराम की 8 राजस्थान में हर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा आती है, तो 8 विधानसभाओं में 8 सीकर सीट भी एक क्योंकि गठबंधन की सीट थी, यहाँ कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही थी, यहाँ चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी के अमराराम लड़ रहे थे। तो 8 सीटों में जो अमराराम की खुद की दातारामगढ़ विधानसभा है, वहां से वोटिंग परसेंट 8 में लगभग सबसे लक्ष्मणगढ़ के बाद में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट दातारामगढ़ में। दोद में वोटिंग परसेंट ज्यादा है, जहां से अमराराम खुद 3 बार विधायक रहे। लक्ष्मणगढ़ में वोटिंग परसेंट ज्यादा है, जहां से पीसीसी प्रदेशाध्यक्ष खुद विधायक है। और सीकर शहर में वोटिंग परसेंट ज्यादा है, जहां कांग्रेस के राजेंद्र पारिक विधायक है। लेकिन अमराराम जहां कम पहुंच पाए या उनके समर्थक कम पहुंच पाए, वो है खंडेला सीट। खंडेला में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है सुभाष मील, जो कि कुछ दिन पहले कांग्रेस में थे, सचिन पायलट के अच्छे खासे समर्थक थे। दूसरा वोटिंग परसेंट कम रहा, लगभग 50% से नीचे वो रहा श्रीमाधोपुर विधानसभा में। श्रीमाधोपुर विधानसभा में राजपूत मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, और वहां विधायक इस समय भारतीय जनता पार्टी के। और तीसरा सुरेश मोदी नीम का थाना में भी वोटिंग परसेंट लगभग कम रहा। तो ये कहा जा रहा है कि 5 विधानसभा जो कि सीकर, दोद, लक्ष्मणगढ़, दातारामगढ़ और चोमू, ये 5 विधानसभा में मजबूती अमराराम की रही। खंडेला, श्रीमाधोपुर और नीम का थाना, इन 3 विधानसभाओं में सुमेधानंद सरस्वती की मजबूती रही। अब एक इसमें पेच बात है कि शेखावटी में भी राजपूत मतदाता इस बार राजस्थान में अच्छे खासे हैं, और हर विधानसभा में, हर लोकसभा क्षेत्र में राजपूत मतदाताओं की एक अच्छी खासी जनसंख्या होती है। और जिस हिसाब से इस बार राजपूत मतदाताओं का एक रुझान या नाराजगी रही पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद में, आपने भी कई जगह देखा होगा कि शपथ दे रहे हैं, वोट नहीं दे रहे हैं। तो कल मेरी शेखावटी में बहुत लोगों से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो राजपूतों में जैसे कि कहीं 30 घर हैं, कहीं 20 घर है, तो कि जो दोपहर में या सुबह के शाम के टाइम जो महिलाएं एक साथ वोट देने निकलती हैं घरों में, ग्रामीण आपने भी देखा होगा कि एक लोग नहीं जाते हैं।
जेंट्स या पुरुष तो फिर भी एक एक चले जाते हैं, लेकिन महिलाएं, पूरे कुनबे की महिलाएं एक साथ वोट देने जाती हैं। तो राजपूत मतदाताओं के गांवों से महिलाएं वोट देने ही नहीं निकली। तो इसका, और राजपूत मतदाता जो माना जाता है कि कोर वोट बैंक बीजेपी का है, तो कहीं ना कहीं नुकसान शेखावटी में बीजेपी को हुआ है। और इस वजह से अगर इन 3 विधानसभाओं में क्योंकि श्रीमाधोपुर में राजपूत मतदाता ज्यादा है, तो अगर वहां वोटिंग परसेंट कम है तो सीधा सीधा फायदा हमारा राम को है। और बाकी 5 विधानसभाओं में जिस हिसाब से वोटिंग परसेंट ज्यादा है, खासकर दौद में, जहाँ की इस बार कम्युनिस्ट पार्टी को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं, पेमाराम को कुछ मार्जिन से चुनाव हारे हैं, और पीसीसी प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मणगढ़ में। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं से अमराराम के लिए अच्छी खबर है, और बाबा जी के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकती है, जो कि इस बार रुझानों से लग रहा है। दूसरी बात करूं झुंझुनू की, झुंझुनू सीट मंदिर पहले फर्स्ट डे से ही कभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुप्रण चौधरी को एकदम कमजोर आंक के चले, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल से उनका प्रचार नहीं किया। उसका कारण रहा कि हारे हुए हैं, और उन्होंने कहा कि जब इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, नरेंद्र खिचड़ भी विधानसभा चुनाव हारे हुए हैं, तो उनको क्यों रिपीट नहीं किया गया। अजमेर में अगर हारे हुए भागीरथ चौधरी को रिपीट किया गया, तो सुकरण चौधरी से तो बेहतर नरेंद्र खिचड़ ही थे जिनको रिपीट कर दिया जाता। तो कहीं ना उनकी बहू का नाम चल रहा था, हर्षिनी कुलेरी का, कि उनको रिपीट कर देते, नया चेहरा होता, महिला चेहरा होता। लेकिन सुकरण चौधरी तो लोगों ने जो एक शब्द लिया कि फूके हुए कारतूस, वहां एक आम जन में एक चलन में आ गया कि तो फूके हुए कारतूस है, तो इनका क्या बटना है। तो कार्यकर्ता जी जान से नहीं जुटे। और ब्रजेंद्र ओला जो कांग्रेस के, वो ओला परिवार एक कई दशकों से गढ़ रहा है राजनीति का, शेखावटी का। और ओला परिवार के प्रति जाटों में, खासकर जाट मतदाताओं में अब एक सहानुभूति भी है, और एक सम्मान भी है कि ब्रजेंद्र ओला शीशराम ओला की विरासत को संभाल रहे हैं। तो एक सहानुभूति भी है। तो जो जाट मतदाता थे वो एक तरफा नजर आए। झुंझुनू में जाट मतदाता सबसे ज्यादा है, और जाटों की जो वोटिंग या रुझान था मतदाताओं में, वो कहीं ना कहीं ब्रजेंद्र ओला और एक ओला परिवार, मैं ब्रजेंद्र ओला भी नहीं कहूंगा, शीशराम ओला की जो विरासत है उसकी तरफ ज्यादा झुकाव दिए कि वो किसान नेता ही रहे। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि झुंझुनू सीट कांग्रेस के लिए, अगर 12 पहले चरण की 12 सीटों में सबसे सेफ सीट है कांग्रेस के लिए, और जिसमें एक जीत मान रही है कांग्रेस के लिए, तो वो सबसे पहले झुंझुनू सीट है। बात करते हैं चूरू की। चूरू सीट फर्स्ट जैसे हॉट सीट बनी हुई थी, और सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि चूरू सीट में जातिगत जो विवाद था, या जातिगत जो वर्चस्व की लड़ाई थी, वो दोनों प्रत्याशी जाट थे। लेकिन चूरू का जो चुनाव है, वो फर्स्ट जिस समय राहुल कसवा की टिकट काटी गई और देवेंद्र झाझड़िया को टिकट मिली, उसी दिन से वो चुनाव जाट वर्सेज राजपूत था, ना कि वो जाट वर्सेज जाट था। वहां दोनों प्रत्याशी जाट होने के बावजूद जाट वर्सेज राजपूत था, और जाटों ने वन साइड वोटिंग की है। लेकिन चूरू में राहुल कसवा के लिए सोचने की बात है कि मुसलमान मतदाता जो कि अच्छे खासे में, चूरू में अच्छे खासे हैं, तारानगर में अच्छे खासे हैं, सरदार शहर में, सादुलपुर में, भादरा में, नौर में, तमाम सीटों पे, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं का वोटिंग परसेंट गिरा है। ये इस बार चूरू में देखा गया कि क्यों गिरा है, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं है। कि लगभग 40% के आसपास रहने को बताया जा रहा है कि पोलिंग जो बूथ है, चाहे वो शहरों के, क्योंकि मुस्लिम मतदाता शहरों में ज्यादा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये गिरा है तो ये राहुल कसवा के लिए खतरे की घंटी है। अब वो क्यों गिरा है इसका अभी तक रीजन सामने नहीं आया। नहीं तो मुस्लिम मतदाताओं, आपने एक चीज नोट भी की होगी कि इस बार जो कहीं से भी कि जो मुस्लिम महिलाओं या मुस्लिम इलाकों के जो बूथ होते हैं, उनमें मुस्लिम महिलाओं की बड़ी बड़ी लाइनें रहती हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा में थोड़ा, जांच में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस वजह से लंबी लाइनें रहती हैं। इस बार कहीं से भी ऐसी फोटो नहीं आई या ऐसे कोई विजुअल नहीं आए कि मुस्लिम महिलाएं एक तरफा खड़ी हैं और वोट देते हुए नजर आ रही है। तो ये तो लगभग मुस्लिमों में इस बार कम एक जो कहूं कि एक उत्साह नहीं था वोटिंग के प्रति, वो लगभग राजस्थान में ही था। जो मैं कल जयपुर की कई बूथों पे गया, जो मुस्लिम बूथ थे, मेरे ऑफिस से मात्र 2 किलोमीटर, पूरा इलाका मुस्लिम है, उन बूथों पर भी कई मुस्लिमों का, वो जो विधानसभा में देखा जा रहा था, विधानसभा में लंबी लंबी कतारें थी, वो लोकसभा में नहीं देखी गई।
तो इस बार हर सीट, सभी सीटों पे मुस्लिम मतदाताओं में कम उत्साह रहा, और चूरू में तो बहुत कम रहा। क्योंकि चूरू में हमारी टीम के जो मेरे साथी पत्रकार है, वो पूरे दिन से घूम घूम के पूरे दिन हमारे को वीडियो ऑडियो भेजे। तो और शाम को जब मैं रिव्यू कॉल कर रहा था, उस समय उन्होंने कहा कि इस तरीके के पूरा जो मेरे को फीडबैक दिया, उसमें कहा जा रहा है कि शहरी मतदाताओं में, खासकर मुस्लिम मतदाताओं में कम रहा। तो ये राहुल कसवा के लिए खतरे की घंटी है। और बाकी जो जो लेकिन प्लस पॉइंट जो रहा, मैं बात कर रहा हूँ कल की जो बूथ एजेंट के साथ मारपीट की, उसमें सीधा सिंपल सा मैसेज ये गया कि वो बूथ एजेंट जाट है, और मारपीट करने वाले जो कि एफआईआर जो उन्होंने परिवारवाद दर्ज करवाया, उसमें नाम है सीधा सीधा 2 राजपूत लोगों का। तो दोपहर के बाद में कहा जा रहा है कि जो वोटर है वो जोश में ज्यादा निकले हैं, और वोटर में गुस्से में निकले हैं, जो कि इस तरीके की अब राजपूत और जाटों में जो लड़ाई हुई। आपने एक वीडियो और देखा होगा कि चूरू के विधायक हरलाल सारण, वो धमकी दे रहे हैं कि बाड़मेर भेज दूंगा, कि किसी कॉलेज में किसी सरकारी कर्मचारी को धमकी दे रहे हैं कि मैं बाड़मेर भेज दूंगा। तो उससे भी वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया। और उसके बाद शाम की जो पोलिंग है चूरू लोकसभा में, वो ज्यादा हुई बजाय सुबह के, और शाम को कुछ परसेंट एक साथ ज्यादा बढ़ा है। तो उसका सीधा सीधा कहीं ना कहीं कारण गुस्से में मतदाताओं का गुस्सा है, और खासकर राजपूत का जो गुस्सा है वो मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। निर्मल भाई, 2 मंत्रियों की भी जान फंसी हुई थी। एक भूपेंद्र यादव अलवर से चुनाव लड़ रहे थे, और बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल। तो इन 2 मंत्री जो केंद्र में इतने बड़े वजीर हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में, दोनों वजीरों की क्या हालत थी ग्राउंड पे, वो आप थोड़ा बताइए। मैं पहले बात करता हूँ बीकानेर की। मैं बीकानेर खुद गया, मैं लोकसभा चुनाव से पहले वहां घूम रहा था। तो इस बार जो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि अर्जुन मेघवाल वो सांसद है जो 2009 में भी, जब कांग्रेस के 20 विधायक थे, उस समय भी अर्जुन मेघवाल बीकानेर से जीत के लोकसभा गए थे। तो उसके बाद 14 में भी वो जीत कर गए, और वहां 2019 में जीत कर गए। और वहां लड़ाई 3 मेघवालों की थी इस बार, कि बसपा के भी एक अच्छे वहां मेघवालों समाज अच्छे खासे ऐसी समाज बीकानेर में अच्छे खासे तादाद में है। तो इस बार बसपा के वहां खेतराम मेघवाल थे, और कांग्रेस से गोविंद राम मेघवाल, और भाजपा से अर्जुन राम मेघवाल। और वहां कम्युनिस्ट पार्टी का भी एक जो डूंगरगढ़ सीट है, वो कम्युनिस्ट पार्टी में वहां पिछली बार गिरधारी मैया विधायक रहे थे। तो कहीं ना कहीं, और किसान बेल्ट भी है वहां, नहरी इलाका भी है। तो इस वजह से बीकानेर में इस जो अर्जुन मेघवाल की सबसे बड़ा फैक्टर अगर कहा जाए कि क्या था बीकानेर में, तो वो अर्जुन मेघवाल की एंटी इनकम्बेंसी थी। इस वजह से मतदाताओं में एक अपने आप एक गुस्सा था। कहीं किसी का, मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में भी ऐसा कोई माहौल था नहीं, कि जिस वजह से, क्योंकि कांग्रेस में इस वजह से भी नहीं था कि पिछली बार गहलोत सरकार में 3 बड़े मंत्री, बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी, और एक का नाम मैं भूल रहा हूँ, 3 बड़े मंत्री बीकानेर से थे। लेकिन उसके बावजूद भी बीकानेर में वो सब नहीं हुआ जो कि जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर एक संभाग है। और बीकानेर में किसी भी तरीके का कि कोई एम्स चली गई, कोई बड़ा हॉस्पिटल खुल गया, कोई ट्रेनें ज्यादा चली गई, कुछ ऐसा कोई बड़ा विकास नहीं हुआ। तो वहां कांग्रेस के प्रति भी इस तरीके का कोई माहौल नहीं था ना। बसपा तो एक अपने आप में एक अलग टाइप से वहां तो उनका अलग मत आता है, वो अलग बात है। लेकिन ना कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, ना बीजेपी में। बस एक अपने आप जो एक एंटी इनकम्बेंसी थी, वो अर्जुन राम मेघवाल के प्रति थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कल के पूरे वोटिंग के बाद कि वो अर्जुन मेघवाल सेफ हैं। कारण उसका रहा कि कांग्रेस ने अपने आप एक हाथ हथियार गिरा दिए, एक तरीके से उन्होंने मान लिया कि आएगा तो मोदी। वो जो एक मतदाताओं में, राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासकर है कि आएगा तो मोदी, उस वजह से वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे। वो कई बूथों पे, मैं कल फोटो विजुअल मेरे पास आ रहे थे कि कई बूथों पे बीजेपी वाले बैठे हैं, और कांग्रेस वाले दोपहर बाद छोड़ के चले गए, सुबह सुबह बैठे, फिर उसके बाद उठ के चले गए। तो इस वजह से, नहीं तो अगर कांग्रेस पूरे राजस्थान में मजबूती से अगर चुनाव लड़ती, तो इस बार जनता में एक अलग
अपने आप ग्रामीणों में या गांवों के, खासकर गांवों के लोगों में एक अलग माहौल है, जो कि पिछली बार जो कि पुलवामा के बाद जो एक व्यापक पूरे राष्ट्रवादी एक सोच बनी थी, या 2014 में जिस तरीके से कि गुजरात मॉडल, भ्रष्टाचार, आतंकवाद पे कांग्रेस कमजोर है, इस तरीके का परसेप्शन अब नहीं रहा। और राम मंदिर बन गया तो उसके बाद तो अब वो भी हिंदुत्व का कार्ड भी इस बार नहीं चल रहा है। इस बार जनता धीरे धीरे, और अब जनता, सोशल मीडिया का जमाना है, तो अब जनता वो चीजें समझ रही है कि हमारे बिजली, पानी, स्वास्थ्य की व्यवस्था कौन करेगा। तो गांवों में भी ये अब पहुंच गया है। पहले गांव में केवल अखबार पहुंचता था, जनता इतना सूचनाओं से इतना मतलब सूचनाएं नहीं रहती थी जनता के पास। लेकिन अब जनता के पास मोबाइल के थ्रू सही सूचनाएं पहुंचती है तो गलत भी पहुंचती है। तो ऐसी कोई लहर थी नहीं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हथियार गिराने की वजह से कहीं ना कहीं अर्जुन मेघवाल, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुरक्षित है। फिर भी अब मुकाबला कांटे का रहा। उसमें कारण ये रहा कि जो गुस्सा है किसान बेल्ट में, जो गुस्सा है, खासकर दो तीन जो सरहद इलाके की जो विधानसभा है, उनमें जो गुस्सा है, वो अगर कितना नुकसान पहुंचाता है, तो वहां वोटिंग भी ज्यादा है, गांवों की वोटिंग ज्यादा है। जैसे गंगानगर, अगर आपने नोट, गंगानगर में बाकी सब 12 सीटों में सबसे ज्यादा वोटिंग है। उसमें कहा जा रहा है कि स्वतः एक जो किसान, क्योंकि राजस्थान में जो सबसे ज्यादा किसान आंदोलन का जो प्रभाव था वो गंगानगर में था। और जी। दूसरा, प्रियंका बैलान का बाहरी का जो मुद्दा था वो भी पूरे चुनाव में हावी रहा। तीसरा कि वो उनकी जो शादी को लेकर एक जो परसेप्शन बना दिया गया कि ये तो अरोड़ा से शादी हुई है, क्योंकि तो जाटों में एक अलग था कि ये उस तरीके का माहौल बना दिया कि जहां तक कुलदीप इंदौरा की तरफ चले गए, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव बीकानेर में भी दिखा। और अब वो मुकाबला फंसा हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से अर्जुन मेघवाल एज में है। और अलवर, अलवर में थोड़ा अलवर समराइज इसको जल्दी करते हैं, अलवर की क्या स्थिति है? अलवर अलवर की स्थिति है कि ललित यादव ने चुनाव बहुत लड़ा, लेकिन वहां परसेप्शन एक मंदिर, एक शुरू से एक परसेप्शन था जनता में। और बीजेपी के सभी लगभग भाषणों में, या चाहे छोटे कार्यकर्ता भी अगर कहीं मीटिंग ले रहे हैं, तो एक कहा गया, कार्यकर्ताओं में एक संदेश दिया गया या जनता के बीच की, ये बड़े नेता है, अगर इस बार जीतते हैं तो क्या पता रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या मोदी की कोर टीम में शामिल होंगे। ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई। उनपे भारी का ठप्पा था, यादव वर्सेस यादव, दोनों यादव का आधा आधा वोटों में बिखरा हुआ। लेकिन जिस हिसाब से एक परसेप्शन था जनता में, तो वो कहीं ना कहीं चला है। फिर भी उसमें देखने वाली बात होगी कि जो मेव इलाका है, खासकर जो नुआ मेवात का इलाका है, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, तिजारा, खैरतल, किशनगढ़ बास, जहां मुस्लिम मतदाता ज्यादा है, उन इलाकों में कितनी वोटिंग परसेंट हुई है, और मुस्लिम कितने बाहर, घरों से बाहर निकलकर वोट डाले हैं। अगर उन्होंने अच्छे खासा तादाद में वोट डाले हैं तो ललित यादव निकाल सकते हैं। और अगर मुस्लिम मतदाताओं में कम, अभी तक कोई बूथ वाइज डेटा या इस तरीके का डेटा अभी सामने आया नहीं है। जैसे डेटा आएगा तो उसके बाद ज्यादा अनुमान लगाना ठीक, अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ वोटिंग हुई है। लेकिन अभी जो मोटा मोटी परसेप्शन है उसमें बराबर की टक्कर है, क्योंकि ललित यादव का जो राठ का इलाका है, मुंडावर हुआ, अलवर शहर हुआ, अलवर ग्रामीण हुआ, तिजारा में भी, बैरोड में भी, तो तमाम जो सीटें हैं इस इलाके में, खासकर अलवर, ललित यादव मजबूत रहे। और उनका जो चेहरा, और सचिन पायलट के जो वहां मीटिंगें हुई है, और गोविंद सिंह डोटासरा की मीटिंगें हुई है, तो कहीं खुद भवन जितेंद्र सिंह कई दिनों तक लगे रहे। तो कहीं ना कहीं बराबर की टक्कर है इसमें। अगर कहीं मेव वोटरों में अच्छा, अगर वो घरों से बाहर निकलकर ठीक ठाक वोट कर दिए तो भूपेंद्र यादव हार सकते हैं। अच्छा, आपके जो, जहां पर आप रहते हैं, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण, ये वो उसकी चर्चा, जयपुर शहर की चर्चा करना मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। तो सीधी सिंपल सा सब, वहां तो प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव लड़ सकते थे। जयपुर की 3 सीटें उनके पक्ष में थी, लेकिन उन्होंने चुनाव, वो पहले दिन से ही एक तरीके से हथियार डाल दिया। उन्होंने मेरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात हुई, उन्होंने पीसीसी वो रूम में जाकर कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, अगर पीसीसी पैसा देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। वो
जनता के बीच में जाकर कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप ही लोग देख लो। वो वीडियो बना बना के, रोज वीडियो बना बना के कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप देख लो। फिर वो बाबा श्याम के सहारे चले जाते हैं कि बाबा के चरण में, कि खाटू श्याम के, तो तमाम बातें, तो उससे वो एक बेचारे और साबित हो गए। फिर वो जो उनकी जो पोलिंग राजस्थान में 12 सीटों में एक प्रत्याशी है जिन्होंने किसी कॉल सेंटर वालों को पैसा दे दिया और जयपुर के लोगों का डेटा दे दिया, तो जनता में एक गुस्सा हो रहा। मैं, मेरी पत्नी उस दिन में कहती थी मुझे 3 बार कि सुबह शाम दोपहर 4 बार खाचरियावास के कॉल आते हैं, तो मैं खाचरियावास को वोट नहीं दे रही हूँ। अरे मैं तो इस तरीके की जो बातें हैं, तो खाचरियावास का चुनाव तो बहुत कमजोर रहा। जयपुर ग्रामीण, मुझे लगता है कि इसके नतीजे चौंकाने वाले आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अनिल चोपड़ा का जो प्रचार है वो धीरे धीरे ग्रोथ हुआ, और भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि सबसे पहले रैली जो की थी पीएम मोदी ने, वो जयपुर ग्रामीण में की थी, कोटपुतली में। उस समय लग रहा था कि राव राजेंद्र सिंह निकाल लेंगे, मजबूत रहेंगे, लेकिन उसके बाद किरोड़ी लाल के जो प्रचार रहा, वो जो बैकफायर किया, और खासकर यहाँ के सतीश पूनिया का प्रचार रहा कि जो कई बार देखा गया कि उसमें भीड़ ही नहीं आ रही है, वो अकेले ही घूम रहे हैं। तो राव राजेंद्र के प्रचार में कहीं ना कहीं डिग्रोथ, और अनिल चोपड़ा के प्रचार में जो शांति से जो ग्रोथ रही, और पायलट की 4 बड़ी सभाएं जयपुर ग्रामीण में, वो कहीं ना कहीं अनिल चोपड़ा को मजबूती दे रही है। और मुझे लग रहा है कि अनिल चोपड़ा एज में है जयपुर ग्रामीण से, क्योंकि मेरा भी इलाका है, मैं जयपुर ग्रामीण का रहने वाला हूँ, तो हमारे गांवों के इलाकों में भी अनिल चोपड़ा, क्योंकि नया लड़का है, राव राजेंद्र सिंह को सब देखे हुए हैं, पहले वो लोकसभा चुनाव हार गए, 3 बार विधायक रहे, तो कहीं ना कहीं एक मतदाताओं में उनके प्रति कम रुझान था कि ये तो जाने पहचाने हैं, इनका काम हमने देख रखा है। अनिल चोपड़ा एकमात्र राजस्थान के नेता हैं जो कि सचिन पायलट की टीम के रहे, राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, कि एकमात्र नेता है जो फर्स्ट डे से लोकसभा की तैयारी कर रहे थे। उनके प्लस में ये बहुत सहानुभूति का फैक्टर था। नहीं तो नेताओं में देखा जाता है कि वो सीधा डायरेक्ट, बड़े अगर कोई नेता है, कोई बड़े घराने के या किसी विरासत के नेता है, तो वो लोकसभा की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन एक साधारण परिवार से निकलकर सीधे लोकसभा की तैयारी चुनाव में कोई नहीं, बहुत कम नेता करते हैं। राजस्थान में तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि नेता फर्स्ट डे से वो केवल एक लोकसभा में काम कर रहे हो। जब से राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने, तो इनका लगातार ये ग्रामीण लोकसभा की ही तैयारी कर रहे थे, और सचिन पायलट के खास थे, तो और जाट है, तो राव राजेंद्र सिंह राजपूत ने, तो जयपुर ग्रामीण में जाट मतदाताओं की अच्छी खासी जनसंख्या है, प्लस मनीष यादव जो कि झापड़ा से विधायक हैं, यादव वोट बैंक भी अच्छा खासा है, जो कि 70,000 प्लस से जीत कर आए हैं इस बार। तो मनीष यादव इनके बराबर साथ रहे, और गांव गांव घर घर तक मनीष यादव ने भी साथ दिया। अभिषेक चौधरी जो कि जोटवाड़ा से इस बार 1 लाख से ऊपर वोट लेकर आए, उनका भी साथ मिला। आमेर से विधायक प्रशांत शर्मा है, वो भी इनके पूरे चुनाव में उन्होंने ताकत झोंकी। फुलेरा से विधायक है विद्याधर चौधरी, उन्होंने भी पूरी ताकत झोंकी। तो मुझे लग रहा है कि अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण से मजबूत है इस समय। कल के जो वोटिंग रुझान है, वो सभी विधानसभाओं में, तो अभी तो समय की कमी है, नहीं तो विधानसभा बार भी मेरे पास आंकड़े हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से अनिल चोपड़ा के कल वोटिंग रुझान भी रहा, वो अनिल चोपड़ा के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। बस करौली, दौसा और भरतपुर, इन 3 सीटों का और विश्लेषण कर दीजिए, फिर हम आपको विदा देते हैं, आपका भी समय। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ दौसा की। दौसा में मुरारी लाल मीणा वहां चुनाव लड़ चुके हैं। राजस्थान में पिछली बार मोदी लहर में भी और 2019 में इतना तामझाम के बाद भी सबसे कम वोटों से हारने वाली सीट रही, वो थी दौसा। मात्र 50,000 के आसपास वोटों से हारे थे, और उनमें उसी पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी मुरारी लाल मीणा की पत्नी सविता मीणा। इस बार भी मुरारी लाल मीणा को टिकट दिया गया है, पायलट के खास माने जाते हैं, और वहां किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा भी टिकट मांग रहे थे। तो उनको पहले बीजेपी से टिकट देने की चर्चा थी, फिर कांग्रेस में भी हाथाजोड़ी हुई, लेकिन कांग्रेस ने नहीं दिया। उससे और जो सांसद थी 2019 में जो जीत कर आई थी जसकौर मीणा, और किरोड़ी लाल मीणा की अदावत खुलकर कई बार मंचों पे भी सामने आई है, चुनाव से पहले भी।
और किरोड़ी लाल मीणा कि इस कहा जा रहा है कि टिकट किरोड़ी लाल मीणा ने क्योंकि चर्चा थी कि जसकौर मीणा की बेटी अर्चना मीणा को टिकट दिया जाएगा, तो किरोड़ी लाल मीणा ने पूरा वीटो लगाया केंद्र में कि किसी को भी टिकट दे दो, जसकौर मीणा के परिवार में या जसकौर मीणा को टिकट नहीं दिया जाएगा, और वो नहीं दिया गया। तो जसकौर मीणा इस चुनाव में एकदम शांत थी, वो कहीं प्रचार में नजर नहीं आई कन्हैया लाल मीणा के साथ। दूसरा, कहा जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने भीतरघात की है, आरोप लगाए जा रहे हैं उनपे, क्योंकि मुरा लाल मीणा उनके रिश्ते में कुछ मामा लगते हैं, तो और उनके संबंध भी अच्छे हैं। तो इससे कहा जा रहा था कि किरोड़ी लाल मीणा कहीं ना कहीं मुरा लाल मीणा को फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से किरोड़ी लाल मीणा की बौखलाहट थी, वो और सबसे बड़ी जो दो घटनाएं मैं अगर आपने भी देखी होंगी, कि एक तो कि मीणा कर्मचारियों को कि आपकी लिस्ट बन रही है, आपका एक लोकसभा चुनाव बाद में आपका एक एक का गुणा भाग किया जाएगा, आपका देखा जाएगा कि किसने क्या किया है। और दूसरा, जिस हिसाब से उन्होंने जो भीड़ कमाने की वजह से वो गुस्से में नजर आए, वहां कार्यकर्ताओं से गाड़ियां पूछ रहे थे कि कितनी गाड़ी लाए, कितनी लाए, वो बिना भाषण दिए मन से उतर गए, मन से चले गए। तो इससे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि ये सीट और ये सीट फंसी हुई थी, और किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिबद्धता का भी सवाल हो गया था कि अगर ये सीट हारती है तो कहा जाएगा कि किरोड़ी लाल मीणा इस हारने कहीं ना कहीं भीतरघात में किरोड़ी लाल मीणा का हाथ रहा है। फिर किरोड़ी लाल मीणा ने एक महुआ में जो उनके भतीजे ही विधायक राजेंद्र मीणा वहां कहते हैं कि अगर ये सीट हार गए, महुआ से अगर ज्यादा वोट नहीं पड़े बीजेपी के पक्ष में, तो मैं मंत्री पद त्याग दूंगा। तो ये बातें कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा के लिए बैकफायर कर गई। और जिस हिसाब से वोटिंग कल हुई है, चाहे वो सिकराय में, चाहे वो लाल सोट में किरोड़ी लाल मीणा को बहुत उम्मीदें थी। कारण उसका था कि प्रसाद लाल मीणा, जो कि पिछली गहलोत सरकार में मंत्री थे, चिकित्सा मंत्री, उन्होंने एकमात्र कांग्रेस में जो प्रत्याशी हो या विधायक हो दौसा में, वो साथ नहीं दिए, वो प्रचार में नहीं घूमे मुरार लाल मीणा, वो थे प्रसाद लाल मीणा। और उन्होंने चुनाव से पहले एक भाषण भी दिया था कि अगर जगमीत मीणा को टिकट मिलती है तो हम अच्छे खासे पूरे जी जान से प्रचार करेंगे। टिकट मिल गई मुरार लाल मीणा को, तो उन्होंने प्रचार में ज्यादा जोर नहीं लगाया। तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि लालसोट, बस्सी और चाकसू, जो कि जयपुर के पास में है, कि यहाँ से चाकसू में 50,000 के आसपास इस बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीत कर आए थे। तो इन 3 सीटों से उम्मीद अच्छी थी, लेकिन लालसोट में वोटिंग सबसे कम रही दौसा में, और चाकसू में पायलट ने जो कहा, क्योंकि वो वेद प्रकाश सोलंकी पायलट के खास माने जाते हैं वहां, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे इस बार। तो पायलट ने जो एक बयान दिया कि अगर आप यहाँ से जिताकर मुरारलाल को दिल्ली भेजते हैं, तो वो बयान की बहुत चर्चा हुई कि भेजते हैं तो वो आप समझे कि मुरारी लाल नहीं, वो पायलट जीत के जा रहा है। तो गुर्जर मतदाताओं में इसका अलग संदेश गया, और गुर्जरों ने एक्स्ट्रा एक्टिविटी दिखाई। वो अलग उत्साह में थे गुर्जर मतदाता की पायलट के कहने से, क्योंकि क्योंकि दौसा पायलट का गढ़ माना जाता है, और सचिन पायलट के प्रति गुर्जर मतदाताओं में आज भी एक अलग तरीके का सम्मान है, जो कि बहुत कम नेताओं में मिलता है, चाहे वो अपनी जाति में हो चाहे अदर कास्ट में हो। लेकिन पायलट का गुर्जर मतदाताओं में आज भी अलग सम्मान है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं मुरारलाल मीणा को मिला है। अब बात और तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 2 सीट जो झुंझुनू के बाद में कांग्रेस के लिए जो सबसे सेफ सीट बताई जा रही है, वो 2 सीट है, जिसमें कि मुरारलाल मीणा मजबूती से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं भरतपुर और करौली। तो भरतपुर जो सीट है, उसमें 2 जातियों की वो भी फंस गई। एक वहां जाटव, जो कि भरतपुर में अच्छे खासे जाटव मतदाता है, और दूसरा जाट मतदाता, जो कि विश्वेंद्र सिंह वहां कांग्रेस के बड़े नेता है। तो कहा जा रहा है कि भरतपुर के जो जाट मतदाता, जाट आरक्षण का जो मुद्दा है, धौलपुर और करौली दोनों ऐसे सीटें हैं जो दोनों पे जाट आरक्षण का मुद्दा था, और वो बीजेपी से बहुत नाराज है। तो जाट मतदाताओं ने अच्छी खासी वोटिंग की है, और जो वहां जिस हिसाब से कल वोटिंग का रुझान था, पैटर्न था, तो संजना जाटव, जो कि एकदम राजस्थान की सबसे युवा प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में माहौल नजर आया।
और अगर वो, मुझे लग रहा है कि सबसे चौंकाने वाले परिणाम वो होंगे तो सब गंगानगर और भरतपुर। गंगानगर में मानकर चल रहे थे कि पहले कि प्रियंका बैलान मजबूत है, लेकिन कल की वोटिंग के हिसाब से वहां मजबूत कुलदीप इंदौरा नजर आ रहे हैं। और भरतपुर में भी पहले मान के चल रहे थे कि रामस्वरूप कोहली जो पहले सांसद भी रह चुके हैं, तो एक, और संजना जाटव बहुत अभी विधानसभा चुनाव में भी कुछ 2-3 हजार वोटों से हारी हुई है। और मान के चल रहे थे कि अनुभव भी कम है, बड़े नेता प्रचार के लिए नहीं गए, कोई भी बड़े नेता थे, अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट, एक बार छोटी सी सभा करके आए थे। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये इसमें कांग्रेस ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जिस हिसाब से जाटों ने वोट किया और जाटों मतदाताओं ने वोट किया, और और वहां कोहली पे मेव मतदाता, समुदाय के भी वोट है, उसमें मेव समुदाय के भी वोट है, तो हाँ, जाटे प्लस मेव, ये तीनों का कॉम्बिनेशन वहां पर में जो पूरा इलाका है, जो डी का पूरा इलाका है, फिरोजपुर जिला का जो इधर का जो इलाका है, वो अच्छा खासा है। तो मुझे लग रहा है कि ये सीट इसमें संजना जाटव के लिए कल की वोटिंग पैटर्न के हिसाब से संजना जाटव के लिए अच्छी बात है। अब बात करते हैं करौली धौलपुर की। दूसरे पिछले बार लोक मोदी लहर में भी दूसरे जो सबसे कम वोटों से हारने वाले दौसा के बाद में करौली थी। और करौली में इस बार मनोज राजा जो पिछली बार विधायक थे, उनकी जो निष्क्रियता थी उसमें कि इससे निष्क्रिय विधायक राजस्थान में या तो वसुंधरा के बेटे के लिए कहा जाता है कि वो निष्क्रिय रहते हैं लेकिन वसुंधरा के नाम पे चुनाव जीतते हैं। और दूसरा जो नाम लिया जाता था कि वो मनोज राजौरिया, कि कहीं नजर नहीं आते हैं, ना कोई बोलते हैं, ना कोई जानता है, ना कहीं किसी प्रोग्राम में जाते हैं, ना जनता के किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो उनकी निष्क्रियता क्या खामियाजा हिंदू जाटों को भुगतना पड़ा। और भजनलाल जाटव वहां की पुरानी खिलाड़ी है। वो धौलपुर करौली में 4 कांग्रेस के विधायक है, 4 भाजपा के विधायक है, और जो 2 जाटव का आपस में लड़ाई थी। लेकिन जाट आरक्षण का मुद्दा सबसे वहां भी हावी रहा, खासकर धौलपुर में। तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान इंदु देवी जाटव को हुआ है। और मुझे लग रहा है कि करौली धौलपुर में भी कांग्रेस एज में है। जी, शुक्रिया निर्मल। और एक हिसाब से ऐसे जिस हिसाब से हमने विश्लेषण किया सीट दर सीट, उससे सुन के ऐसा लग रहा है कि अब की बार बीजेपी के साथ राजस्थान में खेल हो गया है, और वो खेल कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंट गिरने से, और जो किसान आंदोलन है, जाट मतदाता है, जाटव मतदाता है, मेव मतदाता है, उन्होंने मिलकर बीजेपी का जो कमल है उसको कई सीटों पे उसको मुरझा दिया गया है। और गुज्जर मतदाता और मीणा मतदाता, इनकी भी ठीक ठाक बात हो रही है। तो अपन अगर उंगलियों पे गिनने इसको फाइनलाइज कर दें तो मेरे हिसाब से गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर और जयपुर ग्रामीण, करौली और दौसा, ये आप मान रहे हैं कि इन पे कांग्रेस एक मजबूत फाइट दे रही है। जयपुर शहर, ये अलवर, जयपुर शहर जयपुर और शहर, अलवर, नागौर, बीकानेर, इन पे ज्यादा कांग्रेस का मुझे नहीं लग रहा। लेकिन आपने जो बाकी नाम लिए उन सब में कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रही है। अब चार पता ज्यादा तो 4 जून को ही चलेगा। लेकिन एक मैं रोचक बात एक और बताता हूँ, फिर समाप्त करते हैं। कल रात को मेरी आरएसएस के जो जमीनी कार्यकर्ता और 20 साल से कार्यकर्ता है, उनसे बातचीत हो रही थी। और वो जयपुर में ही या जयपुर के आसपास ही उनका काम रहता है। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ ये, जिस हिसाब से, क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव से पहले तो अब की बार 400 पार, 370, 3 तलाक, सीए, एनआरसी, तमाम टाइप के आपके पास मुद्दे थे। और खासकर की मोदी का, कि जो एक ही नाम था कि कमल का फूल मोदी, और कोई प्रत्याशी नहीं है, कोई किसी की चर्चा नहीं है, प्रत्याशी कौन है क्या है, कुछ भी चर्चा नहीं थी। तो बोला कि हमने तो कोशिश की थी, लेकिन इन निकम्मों ने काम नहीं किया। इन निकम्मों ने ये हमको हमारे ऊपर ही छोड़ दिया कि हम ही इनके रोटी सेक के दे दे और ये आराम से खा पी के पेट भर के और सो जाए। ये उनके शब्द थे कि इन निकम्मों ने कुछ काम नहीं किया, हमने ही काम किया। ये हम पे छोड़ दिए कि मोदी है और आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, तो अगर इनके भरोसे चुनाव निकालेंगे। तो उन्होंने कुछ प्रत्याशियों के नाम भी बताए, कि जगह भी बताई कि देखो इस तरीके से उन्होंने काम नहीं किया। वहां उन्होंने गाड़ी गाड़ियां नहीं भेजी, कुछ इलाके हैं जहां उन्होंने वोट मांगने भी नहीं गए, कुछ इलाकों में तो
कि जहां बीजेपी का विधायक है तो उस पे छोड़ दिया कि प्रत्याशी ने कि बीजेपी का विधायक ही सब कुछ करेगा। इस तरीके की तमाम जो छोटी छोटी बातें हैं, तो उस तरीके से वो बहुत गुस्से में थे प्रत्याशियों के प्रति। तो अब उन्होंने कहा कि अब दूसरे चरण में हम अलग तरीके से काम करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये एक बहुत रोचक बात थी कि वो आरएसएस बहुत नाराज हुई है कल की वोटिंग परसेंट के बाद से, और इसके परिणाम मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको भी नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं डैम पड़ गया। और जो कि 25 की जो हैट्रिक लगाने की जो बात हो रही थी, वो तो साफ नजर आ गई कि इस बार हैट्रिक तो कहीं नहीं हो रही है। अब अगर ये आधे आधी हो जाती है या कांग्रेस मानो कि 10 सीट भी जीतती है, तो बहुत झटका होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान से। और ये पैटर्न इसका सीधा इसका नुकसान मध्य प्रदेश में भी होगा, गुजरात में भी होगा, उत्तर प्रदेश में भी होगा, हरियाणा में भी होगा। तो तमाम जो राजस्थान से सटे हुए इलाके हैं, सब जगह इसका एक संदेश जाएगा। और अभी तो यूपी में तो केवल 4 सीटों पे चुनाव है, तो बड़ा नुकसान, कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जा सकता है राजस्थान से। शुक्रिया निर्मल। यूपी में 8 सीटों पे चुनाव हुआ है तो उसका विश्लेषण भी हम करेंगे, और 8 सीटों में भी ठीक ठाक जो डेंट है वो बीजेपी को वहां पे लगता हुआ दिख रहा है। 4 सीटों पे बीजेपी काफी कमजोर है, 4 पे मजबूत है, तो वहां पे भी 50-50 का रेशियो निकल के आ रहा है पहले राउंड में। बाकी अभी दूसरे राउंड के जो वोटिंग होगी उसके बाद आपसे जरूर एक बार बात करेंगे और दोबारा जुड़ते हैं। शुक्रिया निर्मल, आपने इस इलेक्शन को सीट वाइज सीट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और आगे भी हमारा ये दोस्ताना संबंध जारी रहेगा। आगे हम बातचीत करते रहेंगे। हरियाणा और राजस्थान का आपस में ऐसे सूचना आदान प्रदान करना मेरे को अच्छा लगा। ठीक है, धन्यवाद।